अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम 8वीं जमात की रियाजी की यूनिट नंबर 2 की जायज़ा मश्क करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 28 पर मौजूद है। जायज़ा मश्क नंबर 2 में आपको कुछ MCQs दिए गए हैं जो कि पेपर में आते हैं, और इसी किस्म के MCQs को हल करना अगर बच्चे सीख लें तो बासानी अपने जो है मोर देन 50 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि इल्म फैलाना सदक़े जारिया है। शुरू करते हैं जायज़ा मश्क को। तो देखें, हर इबारत के लिए 3 जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अगर आपको दायरा लगाने को कहा जाता है तो आप दायरा लगाएं, आपको टिक लगाने को कहा जाता है तो आप टिक लगाएं। ठीक है। हकीकी अदद होते हैं। हकीकी अदद क्या होते हैं? इनमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन तीनों में से एक को आपने सेलेक्ट करना है। MCQs का एक फ़ायदा ये होता है कि 1 नंबर होता है इसका। अगर सही है तो पूरा 1 नंबर मिल जाता है, गलत है तो पूरा 1 नंबर चला भी जाता है। तो ए क्या है? नातिक और गैर नातिक का फ़र्क। नातिक और गैर नातिक का तकाते, नातिक और गैर नातिक का इत्तिसाल, यूनियन। पेज नंबर 30 पर खुलासे में ये बात बताई गई है। हकीकी अदद का सेट। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, हकीकी अदद का नातिक और गैर नातिक का इत्तिसाल यूनियन होता है, जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जवाब पहले का बनता है सी। आप सी को टिक कर लें। दूसरा पॉइंट है, 100 के मुताल्लिक कौन सी बात दुरुस्त है, कि ये कौन सा अदद है? मुकम्मल अदद है, नातिक अदद है या गैर नातिक अदद है? ये गैर नातिक अदद है। अब नातिक और गैर नातिक अदद कौन से होते हैं, पहले ये समझ लिया जाता है। नातिक अदद और गैर नातिक अदद इंग्लिश में फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन नंबर होते हैं। गैर नातिक अदद नॉन फ्रैक्शन नंबर होते हैं जो कि मुकम्मल अदद भी कहलाते हैं, जैसे कि PQ। कोई भी अदद है 100, 8, 6, 1 ये या फिर 15, ये मिसाल के तौर पर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? गैर नातिक अदद हैं। नातिक अदद की पहचान क्या है? वो फ्रैक्शन में मौजूद होते हैं। अपॉन का जो है सिंबल उनमें मौजूद होता है, जैसे P/Q से जाहिर किया जाता है। जैसे 2/4, 7/8, इनका आंसर जो है हमेशा जो है पॉइंट में आएगा। इन्हें फ्रैक्शन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है। नॉन फ्रैक्शन नंबर और फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर जो है इस तरह से अपॉन में लिखे जा सकते हैं, जैसे 0.1, 0.1। तो 0.1 को हम 1 लिख के फिर अपॉन डाल के 10 लिख सकते हैं। ठीक। तो जब भी जो है आप इसे अशारिया के अदद को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जो कि नातिक अदद होते हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी किताब में भी मौजूद है, नातिक और गैर नातिक अदद की। अगर आप अपनी किताब की इब्तिदाई मश्क में देखें, जहाँ पे यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है, तो वहीं पर जो है आपको गैर नातिक अदद की वजाहत की गई है और साथ में आपको नातिक और गैर नातिक अदद की पहचान बताई गई है, जो कि मिसालों के साथ मौजूद है। क्या लिखा हुआ है? गैर नातिक अदद की वजाहत। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाकसरत अदद का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर वो अदद जो हम सोच सकते हैं वो हकीकी अदद होता है। इस मश्क को आप पेज नंबर 12 पे देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आपका यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है और हकीकी अदद के मुताल्लिक कुछ हकाइक बयान किए जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ देखें, आपको अपॉन में कुछ नज़र आ रहे हैं अदद जो कि साबित कर रहे हैं कि नातिक अदद हैं। ठीक है। इसी तरह से नीचे देखें, गैर नातिक अदद भी मिसालों के साथ मौजूद हैं। तो ये सारे अदद गैर नातिक अदद कहलाएंगे। पेज नंबर 12 पे मिसालों की मदद से हमें पता चला कि 100 के मुताल्लिक कौन सी बात दुरुस्त है। क्या बात दुरुस्त है? कि वो गैर नातिक अदद है। तीसरा है, ज़ैल में से कौन सा मुकम्मल मुरब्बा है? मुकम्मल मुरब्बा वैसे तो हम देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अशारिया में हैं वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं हो सकते, जबकि 121 अशारिया में नहीं है। एक पहचान हमें ये समझ आती है कि जब अशारिया में कोई अदद हो तो वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं बन सकता।
फिर 121 मुकम्मल मुरब्बा है, किसका मुकम्मल मुरब्बा है? 11 का। तो हम इसे निकाल के देख लेते हैं कि 11 का मुकम्मल मुरब्बा कैसे पता चला कि 121 है। ये देखें, 11 को जब 11 से ज़रब दिया, यही एक मुरब्बा निकालने का तरीका है, तो हमारे पास जवाब आया 121। पहले 1 को 1 से ज़रब देंगे, फिर 1 को 1 से ज़रब देंगे, तो हमारे पास जवाब 11 ही आएगा। फिर ये क्रॉस है, ज़रब का साइन नहीं है। पहले अदद के नीचे क्रॉस लग जाएगा, उसके बाद दूसरे अदद से ज़रब देना शुरू करेंगे। जब 1 को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब 1 आएगा, और 1 को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब 1 आएगा। फिर जब हम इसे जमा करेंगे तो 1 के नीचे क्योंकि कोई अदद नहीं है तो 1 आएगा, और 1 जमा 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। तो 121 किसका मुकम्मल मुरब्बा है? 11 का। तो यहाँ पे इन्होंने हमसे मुकम्मल मुरब्बा आपसे ये नहीं पूछा कि किस अदद का ये मुकम्मल मुरब्बा है, बल्कि आपसे ये पूछा गया है कि आपने सिर्फ पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा जो है मुकम्मल मुरब्बा है। तो पहली ही नज़र में हमने देख के बताया था कि बाकी जो अशारिया में है तो इसलिए वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं हो सकते, और जो अशारिया में नहीं है वो मुकम्मल मुरब्बा है। और इसका हमने चेक भी कर लिया कि 11 का मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है। सवाल नंबर 4 में इन्होंने हमें अदद दिया हुआ है 4.9 का मुरब्बा मालूम करना है। 4.9 का मुरब्बा वैसे हम ज़बानी भी मालूम कर सकते हैं कि करीब करीब 5 है। तो 5 का मुरब्बा क्या होता है? 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 25 आएगा, ठीक है। और इसे हम मैनुअली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि बच्चों को निकालना सिखाया जाता है। ये देखें 4.9 और 4.9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 ज़ा 81, 8 ऊपर आया 1 नीचे आया। फिर 9 4 ज़ा 36, 36 में हमने 8 प्लस किया तो 44 आंसर आया। जब हम इसे 4 से ज़रब देंगे, 4 9 ज़ा होता है 36, 3 ऊपर आएगा और 6 यहाँ क्रॉस के बाद दूसरे वाले अदद के नीचे आएगा। फिर 4 4 ज़ा 16, 16 में 3 प्लस किया तो 19 आया। तो जवाब क्या आया? 14.01, ठीक है। अशारिया कैसे आया? ये दो अदद के बाद, ये एक अदद ये है, एक अदद ये है, इन दो के बाद अशारिया है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 2 के बाद अशारिया लगा देंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? 24.01। तो आप इस तरह से भी ज़बानी तौर पे भी निकाल सकते हैं, जैसे 25 को 25 से ज़रब देंगे, 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस तरह से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ ज़रब दिया करें तो साथ में लिख लिया करें, ताकि जब रीचेक करें तो गलती जो है आपको पता चल सके। बाद जब हम ज़रब तो सही कर रहे होते हैं लेकिन लिखने में गलती हो जाती है। तो जब आप इस तरह से अपने पास लिखेंगे कि पहले आपने 9 को 9 से ज़रब दिया, फिर 9 को 4 से ज़रब किया, फिर 4 को 9 से ज़रब किया, फिर 4 को 4 से ज़रब किया, तो हमें जवाब रीचेकिंग में गलती पकड़ने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। इसमें देखें इन्होंने हमें पावर दी हुई है और ब्रैकेट में है। जब हम ब्रैकेट में पावर बनाते हैं तो 3 पे देखें, ये 3 पे भी स्क्वायर है और 5 पे भी स्क्वायर है। उर्दू में इसे मुरब्बा भी कहा जाता है। उर्दू मीडियम वाले इसे मुरब्बा के नाम से पहचानते हैं, लेकिन उर्दू और इंग्लिश दोनों में मालूम होना ज़रूरी है, ताकि कोई और भी बोले तो आपके लिए आसानी हो जाए। इसे हम एक तरह से इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखी हुई बात है तो इस तरह से भी लिखी हुई सही होगी कि ये 3 के ऊपर भी पावर है और 5 के ऊपर भी सेम पावर है। ब्रैकेट हमें ये जाहिर करता है कि ये पूरे के पूरे अदद पे, जितने भी अदद इस ब्रैकेट के अंदर हैं, ये बाहर वाली पावर सब पर मौजूद है। फिर हम 3 का जब मुरब्बा निकालेंगे तो इसका क्या मतलब है कि 3 को 3 से एक बार ज़रब दिया जाएगा, और 5 का मुरब्बा निकालेंगे तो 5 को 5 से एक बार ज़रब दिया जाएगा। जब 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 9 जवाब आएगा, और 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 25 जवाब आएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे MCQs में 25 सही जवाब कौन सा है। तो ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। तो हमारा C जवाब दुरुस्त है, ये वाला जवाब दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा C जवाब दुरुस्त है। 6 पर आ जाते हैं। ये हमने एक और तरीका सीखा था ज़रब करने का या फिर मुरब्बा निकालने का। किसी भी अदद का मुरब्बा निकालने का ये तरीका
ख़ास तौर पर सिखाया गया था। जिन्हें ज़रब का तरीका मुश्किल लगता है उनके लिए ख़ास तौर पे। इसकी मिसाल भी आपकी किताब में मौजूद है। ये देखें, शुरू में पेज नंबर 15 में सिखाया गया है कि आपको किसी भी चीज़ का मुरब्बा लेना हो, किसी भी अदद का मुरब्बा लेना हो, तो आप उस अदद के से छोटे अदद उसके दाएं बाएं लिखेंगे ज़रब के साथ, ठीक है। और इस तरह से आपको पता चल जाएगा ये किस अदद का मुरब्बा है। जिस अदद का मुरब्बा लिया गया है वो दरमियान में एक बार लिखा जाएगा, और जिस चीज़ का जो इससे कम नंबर हैं, छोटे अदद हैं, जैसे 7 का मुरब्बा लिया गया है तो 6 से शुरू किया गया है और दोनों तरफ 6 लिखा गया है जमा के साइन के साथ, फिर उससे छोटी गिनती की तरफ चले जाएंगे। जब हम इसे जमा करेंगे तो हमारे पास 49 आंसर आएगा। इसी तरह से इसमें देख लें 2 का मुरब्बा क्या होता है 4, तो यहाँ पे देखें 2 में 1 जमा किया 3, 3 जमा 1 4। तो आप इसे खुद चेक करें और आप बआसानी सीख सकेंगे कि अगर आपको ज़रब से मुरब्बा निकालना मुश्किल लगता है तो आप जमा के तरीके से भी मुरब्बा निकाल सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि जो अदद जिस भी अदद का आप मुरब्बा निकाल रहे हैं वो दरमियान में लिखेंगे और उससे छोटे अदद दाएं और बाएं लिखना शुरू करेंगे जमा के निशान के साथ। जब जमा की अलामत के साथ आप पूरा लिख चुके हैं और 1 तक आ जाएं तो फिर आप उन सबको आपस में जमा कर देंगे, जैसे कि यहाँ किया गया है 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, 6 जमा 2 8, 8 जमा 1 9। तो 3 का ज़रब से मुरब्बा भी 9 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको अब MCQs में जब ये बात पूछी गई है तो हमें बआसानी पता चल रहा है कि ये सेंटर में कौन सा अदद है और एक अदद है वो क्या है 8 है। इसी तरह से अगर मुरब्बे की तरफ 0.6 मीटर है तो इसका रकबा होता है। रकबा निकालने के लिए मुरब्बा निकाला जाता है और 6 का मुरब्बा क्या होगा 36 और अशारिया में है 7 तो हम 0.36 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर साबित करता है कि ये चौकोर मुरब्बा है। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमने सही ज़रब भी किया है कि नहीं किया, उनको चाहिए कि पेपर पे रफ वर्क में लाजमी जो है इस तरह से ज़रब करके देख लें। देखें 0.6 को जब आपस में ज़रब करेंगे तो 6 को 6 से ज़रब करने पर 36 आएगा, जबकि 0 का जवाब 0 ही होता है। अब ये अशारिया लगाने में थोड़ा सा मसला होता है, तो आप देखें कितने अदद के बाद अशारिया है। एक अदद ये है और एक अदद ये है, 2 अदद के बाद अशारिया मौजूद है। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जिन बच्चों को ऐसे समझ में आता है वो ऐसे हल कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 पर आ जाते हैं। अंडर रूट 0.04, ठीक है। अगर अशारिया लिखा हुआ है 0 नहीं है तो हम यहाँ 0 खुद लगा देंगे, क्योंकि अशारिया से पहले अगर कोई अदद नहीं होता तो तसव्वुर किया जाता है कि यहाँ 0 है। अब अंडर रूट निकालना है। अब आप देखें जब इसके ऊपर अंडर रूट ना हो तो हम उसी अदद से ज़रब करते हैं, लेकिन जब अंडर रूट हो तो अंडर रूट की वैल्यू होती है हाफ। यहाँ देखें अंडर रूट की वैल्यू है हाफ। जब हम हाफ वैल्यू लगा देते हैं और साथ में जो अंदर अदद है उसको हम LCM लेके या फिर जो है ये बहुत ही आसान अदद है 4, तो हमें पता है कि 4 का मुरब्बा जो है 0.4 का मुरब्बा 0.2 होगा। तो इस तरह से हम आपस में इन दोनों को काट देते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आया 0.02। आपकी किताब में यहाँ 0 नहीं लगा हुआ था, हमने हल करते हुए यहाँ 0 इसलिए लगाया है कि तसव्वुर किया जाता है कि जब अशारिया से पहले कोई अदद नहीं है तो 0 ही होगा। और याद रखने की बात यह है कि जब अंडर रूट हो और अंडर रूट से जज़रुल मुरब्बा भी इसे उर्दू में कहते हैं, तो इसके ऊपर कोई अदद ना लिखा हुआ हो तो इसकी वैल्यू जो है हाफ होती है। तो यहाँ हमारे MCQs में इसका आंसर है A। यहाँ देखें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 9 जो है 1 पे भी स्क्वायर है और 4 पे भी मुरब्बा है। अब इसे हल करने का एक तो आसान तरीका ये है कि हम जानते हैं कि 1 का मुरब्बा जो है 1 ही होता है और 4 का 16 होता है। तो इसे हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि ज़बानी, वैसे तो MCQs ऐसे ही आते हैं कि आप ज़बानी दिमाग में हल कर लें, लेकिन क्योंकि 8वीं के बच्चे बहुत छोटे बच्चे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम हल करके भी देख लें, तो आप अपने सादे पेज पे इस तरह से हल करके देखेंगे, ठीक है। 1 का ज़रब 1 होता है, 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 ही आएगा और 4 को 4 से ज़रब देंगे तो 16 आएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप देखें हमने पेयर निकालना सीखा था, जोड़ा निकालना सीखा था। जब हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो जो 1 का जोड़ा है और 4 का जोड़ा है तो इन्हें एक एक दफ़ा अंडर रूट से बाहर निकाल के लिख लिया जाएगा। तो 4 को जब 1 से ज़रब किया जाएगा तो 4 ही आंसर आएगा। इस वाली मेथड से भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट इसे करते अंडर रूट की पावर है हाफ और फिर इसकी पावर हाफ से कट कर देते और 2 की पावर भी हाफ से कट कर देते, तो हमारे पास तब भी आंसर 4 आता। ये तरीका इसलिए दोबारा लिखा है ताकि आप रिवाइज़ कर लें कि हमने इस मेथड से भी कुछ सवालात हल किए थे। सवाल नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर पावर लिखी हुई है। यहाँ पे देखें कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं कि जब यहाँ पे कोई अदद नहीं लिखा हुआ होता तो वो 2 होता है। हम ये बात फर्जी है कि यहाँ पे 2 होगा, और जब हमारे पास अदद लिखा हुआ हो तो फिर वो अंडर रूट की पावर 1/3 हो जाएगी। अब 125 का जब हम एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 जब 5 का पेयर निकालेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये 3 हो तो हमें पेयर में 2 अदद नहीं देखने होते, हमें 3 अदद देखने होते हैं। ठीक है ना, तो 125 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जब भी अंडर रूट के ऊपर पावर मौजूद हो, अदद मौजूद हो, तो इसे 1/3 कंसिडर किया जाएगा। अब 5 की पावर हमने निकाल ली 3 और ये 3, तो ये हाफ है। 1/3 को 3 से कट किया जा सकता है, तो हमारे पास जवाब आएगा 5। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि 125 का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखें 5 है, 5 2 10 हो गया। यहाँ पे हालांकि 12 अदद है, तो अब यहाँ पे 2 जो बचेंगे वो इसे कैरी दे देगा और ये पूरा क्या बन जाएगा 25। 5 5 25। इसी तरह से फिर 25 आ गया। 5 के टेबल में 25 कब तक आता है तब तक टेबल पढ़ना है, तो 5 5 25, फिर 5 1 5। इस तरह से हमारे पास अब ये जो है जब ऊपर क्यूब होता है तो हमें 3 देखने होते हैं, 2 नहीं देखने होते। ठीक है, इसके हिसाब से देखना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, इसलिए हमने 2 के पेयर निकाले। यहाँ पे 3 है तो अब हम 3 के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी हम 5 आंसर ला सकते हैं। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों मेथड आना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं 11 पे। 11वां क्या कह रहा है, 4/9। अब हम अंडर रूट दिया हुआ है, हम फिर इसे बासानी ज़बानी कर सकते हैं कि 4 का पेयर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 2 4, और 9 का पेयर क्या निकलेगा, 3 3 9। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3। कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। ये देखें, पेपर में आप इस तरह से रफ पेज पे हल कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट अंडर रूट का मतलब होता है कि जितने भी अदद इसके अंदर हैं उन सब पर अंडर रूट लगा हुआ है। तो इसके ऊपर अंडर रूट क्या लगा हुआ है, 4 पर भी अंडर रूट लगा हुआ है और 9 पर भी। साथ में कोई अदद नहीं है तो हम तसव्वुर करेंगे कि इसके ऊपर 2 मौजूद है, तो हम पेयर 2 अदद के पेयर निकालेंगे। ठीक है, तो हम जब 4 को तोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 ज़रब 2, और 9 को तोड़ते हैं तो 3 ज़रब 3। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, 2/3। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऊपर इन्होंने अदद दिए हुए थे, नीचे इन्होंने वेरिएबल दिए हुए। तो जो प्रैक्टिस हम अदद पे कर रहे हैं ऊपर, यही प्रैक्टिस हम वेरिएबल पे कर सकते हैं। ठीक, अब देखें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है। ठीक है, अब इस पर अगर पावर 2 होती तो हम इसे A/B को दुरुस्त कहते हैं, लेकिन इस पर कोई पावर नहीं है, ना A के ऊपर कोई पावर है ना B के ऊपर पावर है। तो हम ये जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर जितने भी वेरिएबल हों या अदद हों तो अंडर रूट उन सब पर लगा हुआ होता है। तो इस पर क्या है, A पे भी है और B पे भी है, तो सही जवाब क्या होगा, C। आप इसकी कोशिश करें, आराम से हो जाएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद खुद नए सवालात बनाएं और नए सवालात को हल करने की कोशिश करें। इससे आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। खुलासे में देख लें, कुछ अहम चीदा बातें हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको ख़ास तौर पर पता होनी चाहिए। ठीक है, नातिक अदद और गैर नातिक अदद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर मुरब्बा किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसे स्क्वायर कहते हैं, आमतौर पर इसे बच्चे स्क्वायर के नाम से ही जानते हैं।
ठीक है। और कैसे अदद की खुद अपने आप से ज़रब मुरब्बा कहलाती है। एक और फार्मूला हमने सीखा था n/2। ये हम हिस्सों की तादाद मालूम करनी होगी। क्या लिखा है, अगर किसी मुकम्मल मुरब्बे में हिस्सों की तादाद n हो तो उसका जज़रुल मुरब्बा में हिस्सों की तादाद क्या होगी। तो उसके लिए हमें n/2 का फार्मूला यूज़ करना होगा अगर जुफ्त अदद हों, और n+1/2 अगर ताक अदद हों। जुफ्त अदद कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, और ताक अदद कौन से हैं, 1, 3, 5, 7। अब आपको सवाल नंबर 2 इसकी मदद से हल करना है। ये फार्मूला पहले तो हम देखेंगे ये जुफ्त अदद हैं कि ताक अदद हैं। अब देखें पहले में कितने अदद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 अदद हैं। 5 अदद क्या हैं, ताक अदद हैं। तो मैं इसे कैसे हल करूँगी, n क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला इस्तेमाल करूँगी। और n क्या है मेरे पास, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/2। अब 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो इसका जवाब क्या आएगा, 3। ऐसे आपने करना है। इसमें कितने अदद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 अदद हैं, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, n/2। क्यों, क्योंकि ये जुफ्त अदद हैं। जब 6/2 को 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे भी जवाब 3 ही आएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3 कह रहा है ज़ैल के जज़रुल मुरब्बा मालूम करें। जज़रुल मुरब्बा ये पुरानी एक्सरसाइजेज हैं, जिन्होंने एक्सरसाइजेज हल की हैं वो बआसानी से कर सकते हैं। बेसिकली ये रिवीजन ही है। आपको अगर ये सारे सवालात हल करने आ जाते हैं तो आपको यूनिट 2 कंप्लीट आ रहा है। बहुत शुक्रिया इस एक्सरसाइज को देखने का। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, नए सवालात खुद से इसी तरह के बनाइए और उसे हल कीजिए, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे वीडियोस मिलती रहें। और अगर ये टॉपिक आपका वीक है तो आप नीचे दी गई वीडियोस से रिवीजन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।